आज अपन पढ़ेंगे राज्य परिषद। अगर छोटे शब्द में से आए राज्य परिषद, तो ये शब्द चाइना के शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो राज्य परिषद स्टेट काउंसिल, वहाँ की कार्यपालिका का नाम दिया गया है। जैसे अपने यहाँ पे मंत्री परिषद होती है, वैसे वहाँ पे राज्य परिषद या फिर कार्यपालिका इसका नाम बोल सकते हैं। तो चीन का नया संविधान कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी अधिकार राज्य परिषद को सौंपता है। अन्य संविधान में कहा गया है कि राज्य परिषद केंद्रीय जनवादी सरकार है और राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। यानी जैसे कि मंत्रिमंडलात्मक शासन में अपने यहाँ देश में देखने को मिलता है कि जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों के लिए विधान पालिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे ही ये जनवादी सरकार है और ये अपने कार्यों के लिए इनकी जो जन कांग्रेस जो इनका विधानमंडल है उसके प्रति जवाबदेह होती है। रचना और संगठन में अपन देखेंगे, रचना मिल के बनी होती है। ये प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्रियों, स्टेट काउंसिलरों और मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों, अन्य ऑडिटर जनरल, महासचिव आदि से मिल के बनी होती है। तो राज्य परिषद के बारे में समझ दायित्व तो प्रधानमंत्री पे है। इन सब के जो नियंत्रण का प्रबंध या इनका जो क्रियान्वयन, इनके आपस में जो भी कार्यवाही सब प्रधानमंत्री के ही दायित्व में दिया रखा गया है। तो संविधान राज्य परिषद के सदस्य संख्या और मंत्रालयों की भी चर्चा नहीं करता, यानी इस पे मौन है कि इसकी संख्या कितनी होगी। जैसे स्थायी समिति की सदस्यता संख्या निश्चित नहीं की गई, वैसे जो स्टेट काउंसिल है उसकी भी सदस्यता संख्या निश्चित नहीं की गई है। जब भी जन कांग्रेस द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसी समय पे तय होता है कितने संख्या में इस बार इनके सदस्य संख्या रखी जाएगी। तो राज्य परिषद का कार्यकाल सामान्यतः जनवादी कांग्रेस की भांति 5 वर्ष का होता है। जैसे वो नई नियुक्त होती है तो पहली जो मीटिंग होती है उसमें ही वो राष्ट्रीय जो काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, उसके चुनाव की करती है। तो राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि इनके द्वारा इनका चुनाव होता है। कार्यकाल का प्रश्न है तो 5 वर्षों से कुछ अधिक ही होता है, क्योंकि जब तक नई परिषद का गठन न कर लिया जाए तब तक ये कार्य करती रहती है। और चूँकि इनका स्टेट काउंसिल का निर्माण जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है, कई बार जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो उसी के साथ इसका कार्यकाल भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसके जो सदस्य हैं प्रधानमंत्री और मंत्री के। तो राज्य परिषद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम करेगी और उप प्रधानमंत्री और स्टेट काउंसिलर उसकी सहायता करेंगे। ये संविधान में ऐसे 2 लाइन इनके बारे में लिखी हुई है। तो अध्यक्षता नॉर्मली प्रधानमंत्री करते हैं, जो भी अपने देश में जैसे देखने को मिलती है वैसी कार्यकारिणी की बैठकों की। और इसके अलावा प्रभारी मंत्री और आयोगों के अध्यक्ष अपने अपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कार्यों के लिए प्रति उत्तरदायी होते हैं और बैठकों का आयोजन करते हैं। विभागीय प्रश्नों का निर्णय भी वो अपने स्तर पर लेते हैं। प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में चीन के संविधान में कुछ नहीं कहा गया है, यानी ये नहीं पता चलता कि ये कितनी कैपेसिटी या कितने पावर वाला पोजीशन वाला पद है। तो कई बार इसको बहुत कमज़ोर माना जाता है और कई बार इसको महत्वपूर्ण भी माना जाता है। महत्वपूर्ण इस वजह से माना जाता है कि प्रधानमंत्री पद पर जो भी पहुंचता है वो साम्यवादी दल में कोई अच्छी स्थिति का, अच्छी पोजीशन का व्यक्ति होता है। इस वजह से साम्यवादी दल में उसकी पोजीशन के आधार पर उसको भी महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यों का जिस हिसाब से वर्णन संविधान देखने को मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल पोस्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित हैं और ऊपर से जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई महत्वपूर्ण ऐसे अधिकार भी प्राप्त नहीं होते जो प्रधानमंत्री अपने स्तर पर उसका डिसीजन लेता हो। अब अपन देखेंगे राज्य परिषद की शक्तियाँ और कार्य क्या होती हैं। मुख्यतः अपने ध्यान में रखेंगे कार्यपालिका के जैसी है, तो कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं वो सारे स्टेट काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। जो अपने को पता है कि जो कानूनों को एग्जीक्यूट करना या नियुक्तियाँ करना, विदेशी संबंधों संधियों के बारे में जो भी कार्य किए जाते हैं वो इनके द्वारा भी किए जाते हैं। तो पहला है कानूनों और आज्ञप्तियों के अनुसार विभागों के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करते हैं, आदेशों की घोषणा करते हैं और कार्यपालन की देखरेख करते हैं, जो कार्यपालिका के सदस्यों का सामान्य कार्य समझा जाता है। कानून संबंधी विधेयकों को स्थायी समिति और जन कांग्रेस के सामने प्रस्तुत करता है। अपने भी कार्यपालिका के द्वारा ही जो विधेयकों के प्रारूप हैं वो कार्यपालिका द्वारा तैयार करके भिजवाए जाते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। ऑब्वियसली यही है कि कार्यपालिका कार्य ही विभागों के कार्यों का समन्वय करना है। मंत्रियों तथा समितियों के अध्यक्षों द्वारा जारी किए गए अनुपयुक्त निर्णय आदेशों में संशोधन करता है या रद्द करता है। मंत्रियों के स्तर पर जो भी निर्णय है उनको रद्द और
संशोधित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को ही रहता है। और स्थानीय समिति अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में भी संशोधन करता है। जो स्थानीय समितियां बनी हुई होती हैं स्वायत्त क्षेत्रों में या फिर जो नगर पालिका क्षेत्रों में, उनके आदेशों को भी रद्द कर सकती है। राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राष्ट्रीय बजट को लागू करती है, जो पारित करके जन कांग्रेस के द्वारा पेश किया जाता है। इसके अलावा विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण रखा जाता है इसके द्वारा। सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों का संचालन किया जाता है। ये सारे कार्यपालिका के कार्य माने जाते हैं। राष्ट्रीयता से संबंधित कार्यों का संचालन करती है। राष्ट्रीयता यानी जो 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं चीन के अंदर, उनके जो आपसी संबंध और उनके आपसी एकजुटता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए जो भी कार्य करने होते हैं वो स्टेट काउंसिल द्वारा किए जाते हैं। विदेशों में रहने वाले चीनी से संबंधित कार्यों का संचालन करती है। ये माना जाता है कि चीन अपने प्रवासी जो चीनी हैं उनके हित के अनुरूप काफ़ी उनका ध्यान रखते हैं, तो उनसे संबंधित सारे कार्यों का संचालन स्टेट काउंसिल करती है, ना कि जन कांग्रेस। राज्य के हित की रक्षा करती है, सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। सार्वजनिक व्यवस्था कार्यपालिका कार्य माना जाता है। जो कानून और पुलिस व्यवस्था होती है वो उसके द्वारा किए जाते हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा का कार्य भी इनका ही माना जाता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है कार्यपालिका, नॉर्मली ऐसे कार्य करती हैं। सशस्त्र सेनाओं का निर्माण संचालन करता है। सैनिक आयोग हालांकि बनाया हुआ है, उसके प्रबंधन या मैनेजमेंट ज़्यादा इसमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण और संचालन में इसकी भागीदारी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्वशासित जिले, तहसील, नगर पालिकाओं की पद और सीमाओं को स्वीकार करता है, यानी जो नए कोई स्वशासित जिले बनाए जाने, तहसील, नगर पालिकाओं के पद या कुछ बनाए जाने, सीमाओं को कुछ फेरबदल किया जाना, वो सब स्टेट काउंसिल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंधक अधिकारियों को नियुक्त और यानी जो भी नियुक्तियाँ इसके द्वारा हटाने का कार्य स्टेट काउंसिल द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य जो उन्हें अन्य अधिकारों का उपयोग करने के लिए जो भी सौंपे जाते हैं वो भी इसके द्वारा किए जाते हैं। तो मोटा मोटी अपन यही देखेंगे। स्टेट काउंसिल जो शब्द है याद रखने के लिए, वो चीन के अंदर वहाँ की कार्यपालिका का नाम दिया गया है। सदस्य संख्या तय नहीं है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और स्टेट काउंसिलर से मिल के बनती है। कार्य वो होते हैं जो कार्यपालिका के सामान्य कार्य देखे जाते हैं। नियुक्ति जन कांग्रेस के द्वारा, हटाया भी उनके द्वारा ही जाता है, उनके प्रति उत्तरदायित्व होता है। और सामान्य कार्यपालिका कार्य इसके अंदर अपन लिख सकते हैं।